अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। फातिज़ अभी तसू सर्दियों में ये नज़ला, जुकाम, खांसी, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, आप हमारे शुगर पे प्रोग्राम देख देख के आप भी तंग आ चुके होंगे। आज हम आपके लिए एक ज़रा वैरायटी लाए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान के माया नाज पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। और पल्मोनोलॉजिस्ट उस डॉक्टर को कहते हैं जो जो खांसी के डॉक्टर होते हैं, जो गले के डॉक्टर होते हैं, जो फेफड़ों के डॉक्टर होते हैं, इस डॉक्टर को कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं पाकिस्तान के माया नाज डॉक्टर अमदाद अली फारूकी साहब। इन्होंने एमबीबीएस किया अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से, और फिर इन्होंने एफसीपीएस किया इंटरनल मेडिसिन में सर्विसेज हॉस्पिटल से, और फिर क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट यानी ये जो आईसीयू वाला डिपार्टमेंट होता है, इसमें भी इन्होंने एफसीपीएस किया। और सारी जिंदगी इन्होंने पल्मोनोलॉजी की ट्रीटमेंट की। पाकिस्तान के जो टॉप के नाम हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनके साथ इन्होंने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की। तो डॉक्टर अमदाद अली फारूकी साहब को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वजन कम कर लिया डॉक्टर साहब आपने। ठीक है। थोड़े सर बी फिट अच्छा, बी फिट उससे साड़ा भी हिसाब हो गया। अच्छा। और चूंकि आईसीयू फिर पल्मोनोलॉजी बहुत सारा काम साड़ा बैठ के गया। हाँ। जिंदी वजह तो फिर जरा मेरा भी जरा वेट गेन हो गया, तो फिर मैं प्रोग्राम से इनरोल भी होया। अच्छा। फिर अपनी जरा खुराक बाय द वे, ये हमारा जो मोटापे वाला प्रोग्राम है बी फिट, उसमें ये रोल हुए थे और इन्होंने कोई 6-7 किलो वजन कम किया। आज जब इनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा आप वही हैं या कोई और हैं, तो वजन इनका कम हो गया। आज डॉक्टर साहब, मैंने आपके पास एक बच्चे को भेजा था, बड़े ख़राब हालत में, मुदस्सर, ठीक है, मेरे गांव से आया हुआ। और उस वक्त इसकी हालत ये थी कि पता नहीं एक हफ्ता रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब सर्दियां कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है, ये हालत थी। आपके पास मैंने सर्विसेज में भेजा। डॉक्टर साहब, इसकी क्या हिस्ट्री थी, क्या आपने क्या डायग्नोज किया, इसके अभी क्या चांसेस हैं इसकी रिकवरी के? वैसे तो ये ठीक लग रहा है, तो डॉक्टर साहब इसकी केस स्टडी तो ज़रा बताएं कि क्या चीज़ है। बहुत शुक्रिया। असल में इस बच्चे की जब बात करते हैं तो इसका जो प्रॉब्लम है वो ना लंग्स में जख्म बने हुए हैं। ओके। आमतौर पे बचपन की जब 2-4-6 साल की उम्र होती है, उस दौरान जिन बच्चों को निमोनिया होता है, बिगड़ जाता है, या चेस्ट इन्फेक्शन ज़रा लंबी चलती है, इलाज पूरा नहीं हो पाता, तो उनके फेफड़ों में परमानेंट जख्म बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोसिस। अच्छा, जब वो पक्के जख्म बन जाते हैं तो उसके अंदर ना रेशा हर वक्त बनता और फंसता रहता है, जिसकी वजह से वो मुकम्मल सेहतमंद नॉर्मल हो नहीं पाते। वक्त के साथ उनकी ग्रोथ भी कम होती है, वेट गेन भी नहीं हो पाता, तगड़े भी नहीं होते। हर आए दिन जो है ना वो खांसी, बलगम, सांस का मसला चलता रहता है। तो इसके साथ भी यही मामला था कि कोई निमोनिया था, वो बिगड़ गया, लंग्स में जख्म बन गए, और ख़ास तौर पे ज़्यादा जो मसला है वो हमारा राइट साइड पे, और वो चल रहा है। उसके साथ साथ जब बलगम की बहुत ज़्यादा मिकदार बनती रहती है सारा साल, तो फिर सांस की नालियाँ हसास हो जाती हैं। सांस की नालियों में सीटी या ब्रोंकोस्पेज़म, जिसको हम किसी हद तक आसान लफ्ज़ों में दमे की तरह का मसला कह सकते हैं, तो वो ऐड और वो इजाफी तौर पे आ जाता है साथ, जिसकी वजह से सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, और फिर मरीज़ को सांस अंदर लेने और सांस बाहर निकालने में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। चूँकि वज़न वेट गेन नहीं होता, रेशा बार बार बनता है, क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, तो ये लोग बेचारे जो है ना बस कभी घर में तो कभी अस्पताल में, इस तरह करके वक्त गुजरता है। और फिर जब जख्म मुस्तकिल होते हैं तो वक्त से वो बड़े होते जाते हैं, फैलते। जैसे इंसान बड़ा होता है, फेफड़े बड़े होते हैं, वो जख्म भी बड़े होते हैं। अच्छा, जख्म भी बड़े होते जाते हैं। जख्म भी बड़े होते जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वहां से जब कभी मरीज जोर से खंगार के बलगम निकालता है, तो जहां से बलगम उखड़ता है वहां से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। तो वक्फे से फिर इसके केस में भी, और कोई भी मरीज हो ब्रोंकियोसिस का, तो उसके अंदर जो है ना बलगम में खून भी आना शुरू हो जाता है। और जब भी कोई भी शख्स बलगम में खून देखता है तो परेशान हो जाता है। तो इसके केस में ये सेम प्रॉब्लम था कि रेशा भी पीला हो गया, मिकदार भी ज़्यादा होगी, और उसके साथ जो है ना ब्रोंकोस्पेज़म या सांस में जो नालियों में सोजश है वो भी ज़्यादा होगी, सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर फंगस जब टेस्ट किया तो फंगस भी आ गई। जिस तरह रोटी पुरानी हो जाए उस पर उल्ली लग जाती है, उल्ली लग गई, फेफड़ों में भी ऐसा होता था साथ, तो फंगस भी आके दरमियान में अपना हिस्सा डालने के लिए। तो इन सारी चीज़ों से मजबूरी तौर पे जो है ना
इसका जो सांस का फेफड़े का निज़ाम जो है ना वो बहुत मुतासर हुआ। और बिल्कुल ये खदशा था कि अगर इतना खून आया कि वो मुंह भर के आ गया और वो फेफड़े में बन गया तो उसकी वजह से ज़िंदगी को भी खदशा लाक हो सकता है। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के पहले तो मरीज को ये सिखाया कि लाला जो आपके फेफड़े में प्रॉब्लम यहाँ है तो आपने सजदे की हालत में जाना है ताकि सर नीचे और चेस्ट ऊपर, तो फिर ये बलगम बाहर निकालना है हमने। एक तो इसे ये सिखाया कि लंग टॉयलेट या पल्मोनरी हाइजीन कैसे इंप्रूव करनी है, कि जो बलगम बन रहा है पहले उसे निकालें। दूसरा फिर एंटीबायोटिक, वो कल्चर की बुनियाद पे जो बलगम का टेस्ट भिजवाया, जो उसमें रिजल्ट मिला उसके मुताबिक एंटीबायोटिक स्टार्ट किए। स्टिल चूंकि वो जरासीम भी ऐसे हैं इंजेक्टेबल चल रहे हैं। डॉक्टर साहब वो जो आपने एंटीबायोटिक्स इसको स्टार्ट करवाई है आपको बड़ी महंगी वाली आपने करवाई है, वो एक टीका डेली का कोई मेरा ख्याल है कोई 5,000 का लगता है। ये कोई स्पेशल टीका है इसमें? इसको दिन में 2 लगते हैं, कोई मेरे ख्याल 10,000 के तो टीके लग रहे हैं इसको। सर बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। महंगे टीका, जब महंगे टीके की गल कर रहे हो तो वैसे ही शक पै जाता है। हाँ। हर बंदा के डॉक्टर महंगा टीका क्यों ला रहा है। असल में सर इसके केस में प्रॉब्लम ये है कि चूंकि ये जो जख्म लंग्स में है ये पिछले 10 साल से या 12 साल से है और उसमें जो अंदर जरासीम मुस्तकिल रह रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता उन जरासीम के अंदर जो है ना कुव्वत मुदाफत आ गई बहुत ज्यादा। यानी जो आम एंटीबायोटिक तो असर ही नहीं करेगा, असर नहीं, रेजिस्टेंट हो गई, रेजिस्टेंट हो गया है। क्योंकि मैंने इसकी कल्चर रिपोर्ट देखी है तो उस पर ज्यादा जो एंटीबायोटिक्स थी वो रेजिस्टेंट हुई है। आ रहा था। अब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ इंजेक्टेबल्स है। ओके, इसीलिए फिर वो 2 हफ्ते भी पूरा करना जरूरी है। अच्छा, सोने पे सुहागा। अब जब सांस की नालियों की सोजिश इनहेलर और नेबुलाइजर से बेहतर हो रही है और मजीद होगी तो फिर हम असेसमेंट करेंगे कि आया कि जो फेफड़े का मुतासरा हिस्सा है उसको ऑपरेट करके निकाल दे और जो रिमेनिंग फेफड़ा है वो जिंदगी को सस्टेन करने के लिए काफी होगा। इस असेसमेंट के बाद इंशाल्लाह फिर हम जो ना अगले स्टेप की तरफ मूव कर जाएंगे। सर आपने काटने की बात की तो वो बच्चा वैसे ही डर गया, तो बच्चा वैसे है बड़ा दिल वाला बच्चा है, इतना घबराने वाला नहीं है, लेकिन ये बताएं कि जो ऑपरेशन है ये सेफ होते हैं? बिल्कुल सर, बल्कि इसमें मैं ये बताना चाहूँगा घबराने की बात नहीं, डरना नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे जिस्म में जो रीजनरेशन का जो रिपेयर का अमल रखा हुआ है ना, अगर फर्ज कर ले कि हमने फेफड़े का एक पोर्शन निकाला तो जो सेहतमंद फेफड़ा है वो उतना ग्रो करके वो हिस्सा पूरा कर देगा। अच्छा, वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। एक सर्टेन लेवल तक अगर हम फेफड़े को रिसेक्ट करते हैं, निकालते हैं, जैसे पौधे की आप साइडों पे काटते हैं तो वो दोबारा अच्छा, ये वही चक्कर है। बिल्कुल सर, देखिए लिवर ट्रांसप्लांट में भी सारा लिवर थोड़ी ट्रांसप्लांट होता है। अच्छा, एक सर्टेन पोर्शन उसके अंदर जो है ना वो बाकी वो खुद ही ग्रो कर जाता है, फिर वो ग्रो करके जो है ना अच्छा गेन कर जाता है। तो लंग्स में भी ऐसे होता है। अच्छा, तो एक भी चीज है, अगर किसी ऐसे पूरा फेफड़ा निकालना पड़ जाए तो ये फिर एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। अच्छा, उसमें फिर जो है ना, लेकिन इसका पूरा फेफड़ा निकालने वाला नहीं है इसमें। जी बिल्कुल, जो इनिशियल सिटी स्कैन जो हमने देखा है उसके मुताबिक हमारे पास फेफड़ा बचाने की भी गुंजाइश है। ओके, कुछ पोर्शंस हैं जहाँ पे बीमारी की शिद्दत ज्यादा है, वो फिर एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, उसका सर्जरी मुमकिन है। ठीक है। जब वो सर्जरी होगी, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, जब वो मुतासरा हिस्सा ही निकल गया तो बलगम के फंसने का वो जो अमल है या बलगम जहाँ बार बार बनता है वो खत्म नहीं होने के साथ। डॉक्टर साहब आप नाजरीन को ये बताएं कि इस स्टेज पे जो मुदस्सर पहुंचा है ये बंदा शुरू में क्या एहतियात करता कि ये नौबत ही ना आती? सर असल में हम ये कह लें कि हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, दुनिया की बात करें, कुछ शहरी इलाके हैं, कुछ देहाती इलाके हैं, किसी को इलाज की एक्सेस मिलती है, किसी के पास वसाइल होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डिजीज फैक्टर, बीमारी अगर इतनी शिद्दत की है, उसने फेफड़े पे अटैक किया तो ठीक ठाक चंगा बंदा जो सेहतमंद बंदा भी हो, लेकिन अगर वो जरासीम पहुंच सकता है तो फेफड़े को डैमेज कर देता है। ये है डिजीज फैक्टर, इस पे तो हम कोई खास नहीं कर सकते। अलबत्ता जो पेशेंट फैक्टर्स हैं वो ये है कि अपनी किसी भी चेस्ट की प्रॉब्लम को हल्का ना लिया जाए। अगर खांसी, बलगम रेशा 10 दिन से 2 हफ्ते से लंबा हो गया है तो इसको इजी नहीं लेना, इजी नहीं लेना चाहिए। ओके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो अंदर से फेफड़ा स्लो स्लो गल रहा है। जैसे दरिया के किनारे जब कटाई का अमल शुरू होता है, जब सैलाब आता है तो दरिया का किनारा कट रहा होता है, बिल्कुल, तो पता उसे लगता है जब अंदर चले बिल्कुल अंदर जा जाएगा। ये वाला मसला होता है। नाज़रीन, अगर आपको हल्की हल्की खांसी रहती है, बलगम रहती है, हर वक्त खाऊं खाऊं करते रहते हैं, इजी नहीं लेना। हो सकता है कि ये आने वाले वक्तों में बहुत बड़ी मुसीबत न कहीं आपके लिए बन जाए। डॉक्टर साहब मुदस्सर मेरे पास ही रह रहा है अभी, ठीक है। जब आया था तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, अभी एंटीबायोटिक से काफ़ी बेहतर हो रहा है। उम्मीद है कि ये
बेटा आप बताएं कि कैसी तबीयत आपकी? जी अभी बेहतर है तबीयत। जब पहले आया था तो स्पुटम में ब्लड आता था तो वो ख़त्म हो गया अभी। तो सांस का मसला ज़्यादा था, वो भी ठीक हो गया है। म्यूकस ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी, वो भी ठीक हो गई है। तो इंशाल्लाह बेहतर हो रहा हूँ। डॉक्टर साहब इसे ये भी मुझे सुबह बता भी रहा है कि इसको डिप्रेशन एंग्जाइटी है। इनको छितर मारे जाने की किया जाए क्योंकि डिप्रेशन एंग्जाइटी का एक इलाज छितर भी है ना सर। हाँ लेकिन सर मेरा ख्याल है कि एनु थोड़ी हमदर्दी बाकी अच्छा। चाहिए है क्योंकि जेन्युइनली बीमार है। अच्छा अगर तो कोई बगैर किसी वजह तो परेशान है हाँ। तो फिर तो समझ आती है एन सारा जेन्युइन मसला है। हाँ तो मेरा ख्याल है कि एनु एवेलुएट करके तो कोई ना कोई मूड स्टेबलाइजर को देना तो वो देता जा बस सकता सर इसे ना कोई मूड स्टेबलाइजर भी दे, ठीक है। है। और बाकी ये जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसको अब सारी चीज़ें तो इसकी ठीक जा रही हैं, इसकी खुराक बेहतर है, ठीक है। ये मेरा ख्याल है कि डेली कोई 2000 का गोश्त खा जाता है नहीं सर असल च कोई जिस्म पे कोई मास मूस होएगा हाँ, तो प्रेशर भी बर्दाश्त बिल्कुल। होएगा ना। क्योंकि मैं अपनी फैमिली को दसिया है कि इस बच्चे ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ मेरा गोश्त भी दे देना, ठीक है, ताकि लेकिन इसको हजम नहीं हो रहा गोश्त। हाँ मैंने बोला अंडे इसको मैं खिलाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा खिलाता हूँ अंडे। कितने खा रहे हो अंडे? 4 अंडे खा रहे हैं सर, ताकि इसके ना वो अंडों में जिंक भी होता है, गोश्त में भी जिंक होता है, तो जहाँ पे जख्म है बॉडी में तो वो हीलिंग हाँ, healing सर वैसे है। भी सर प्रोटीन डाइट तो चाहिए ना। हाँ इन्फेक्शन को फाइट करने हाँ। के लिए, कुव्वत मुदाफत को हाँ। तगड़ा करने के लिए, बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन हाँ। डाइट तो फिर चाहिए साथ। इसको डॉक्टर साहब मैंने आपसे पूछे बगैर ही इसको जिंक मैंने देना शुरू कर दिया था, और विटामिन ई, और इसके अलावा एक मल्टी विटामिन आपने मेरे को दिया था, मेरे को वही हाँ मल्टी विटामिन मैं इससे पूछता रहता हूँ कि लेता रहे ये सारी चीज़ें, ताकि ना वो इसकी अच्छा मैग्नीशियम भी मैंने इसको मैग्नीशियम खा रहे जी हाँ मैग्नीशियम भी ले रहा है ताकि इसकी नींद बेहतर हो। ये जो एंग्जाइटी वगैरह होती है उससे भी ना रिलैक्स करता है मैग्नीशियम भी। तो डॉक्टर साहब आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से अस्पताल में ट्रीट किया। नाज़रीन पहले मैंने डॉक्टर साहब के पास अस्पताल में भेजा था और वहाँ पे इन्होंने अपने वार्ड में एडमिट कर लिया, कोई 3-4 दिन तक एडमिट रखा। फिर जब ये बच्चा स्टेबल हो गया तो फिर इन्होंने कहा कि जब इसको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है और ये घर पे ही दवाई शवाई कर, तो बजाय इसके कि मैं इसको वापस गांव भेज देता, मैंने इसको इधर लाहौर में रख लिया। मैंने कहा ये मेरे पास रहेगा, मेरी निगरानी में रहेगा, तो फिर इसकी केयर, ताकि इसको ना जब अस्पताल में लेकर जाना होगा आसान होगा। अगर ये गांव वापस चला गया तो फिर पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, तो इस वजह से मैंने फिर इसको इधर ही रख लिया था। डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपके हाथ में शिफा दे, ठीक है, और आपने बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।